हेलो हेलो। तो हमें बेसिकली कैपेसिटर रिवाइज करना है। कैपेसिटर वैसे एनसीईआरटी में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही आता है, बट इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के ट्रिक्स यूज होते हैं, तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर मेरा बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है जो एकदम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम टाइम में रिलीज कर देता है। जैसे फैन में कैसे होता है, एक फैन पहले रेस्ट पे रहता है, फिर रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, मतलब उसको एक्सेलरेशन देना है, तो उसको फोर्स लगेगा। और अगर मैं कांस्टेंट चार्ज देते रहो कुछ सर्किट से, तो फिर वो फोर्स नहीं मिल पाएगा जितना चाहिए। तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं जो बहुत कम टाइम में ना एक जर्क देता है फैन को। फिर वो फैन घूमने लगता है और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाती है। तो कैपेसिटर का काम बेसिकली यही होता है कि एकदम शॉर्ट टाइम में चार्ज निकालना, जो बैटरी नहीं कर पाती, ना ही कोई डीसी सोर्स कर पाता है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। बेसिक कैपेसिटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दो कंडक्टर होते हैं। बैटरी हमारी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ऐसे, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन ना इधर भेजती है ताकि इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए। और फिर इधर हल्का सा पॉजिटिव आ गया, तो फिर वो इधर से ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन खींचती है, क्योंकि बैटरी तो हमेशा न्यूट्रल ही रहना चाहती है और रहती है। तो इधर पॉजिटिव आ जाता है, और एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बिकॉज ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस सेटअप को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर के लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस, जो एक फिजिकल एबिलिटी है कैपेसिटर की, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हम देख, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो सेम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा। ये उसका फिजिकल सेंस है। तो कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है, एसआई यूनिट, जब तुम चार्ज कूलम में दो और ये वोल्ट में दो। हमारे पास तीन टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। मोस्टली क्वेश्चन पैरेलल प्लेट से ही आते हैं और मेजॉरिटी सिलेबस में भी वही है हमारे कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पहले हम पैरेलल प्लेट का सिस्टम पढ़ते हैं, कि ये इसके ऊपर आते हैं कि अगर मैंने कोई पैरेलल प्लेट को चार्ज दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बाहर जितना होगा वो सेम होगा दोनों प्लेट के, और अंदर एक दूसरे का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट एक नेगेटिव होगा। इंड्यूस चार्ज ऐसे ही होते हैं। ये इसका चार्ज Q1 था, इसका Q2 था। तो इधर Q1 का कुछ Y पार्ट आ जाएगा, तो इधर अगर Y आया तो इधर भी माइनस Y ही आना है। और इधर अगर X आया तो इधर भी X ही आना है। ऐसा ही होता है पैरेलल प्लेट में। चार्जेस ऑन आउटर सरफेस आर इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होती है वो बस अंदर वाले चार्जेस की वजह से होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होती है वो सिर्फ बाहर वाले चार्जेस की तरफ वजह से होती है। तो एक ये रिजल्ट है, याद रखना, कि जो आउटर मोस्ट इस पे चार्ज आता है वो होता है समेशन Q/2। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसके ऊपर वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इसके ऊपर हमने Q दिया है, इसके ऊपर 2Q दिया है, इसके ऊपर 3Q दिया है। तो इसका कितना हो गया समेशन, 6Q/2 3Q, तो इधर 3Q आएगा, इधर भी 3Q आएगा। ये टोटल क्यू था, इसके ऊपर 3Q चला गया, तो यहाँ पे -2Q होना चाहिए, और यहाँ पे -2Q, तो यहाँ पे 2Q होगा। अरे पूरे इसके ऊपर 2Q होना चाहिए, और यहाँ पे 2Q आ गया, तो यहाँ पे जीरो आएगा, और जीरो का नेगेटिव जीरो यहाँ पे आएगा। तो हम ऐसे आराम से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं अगर ये चीज याद है, और ये डिराइव तो ऐसे ही होती है। ऐसे हम चार्जेस लिखते हैं और फिर समेशन करके आ जाता है। ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसा होता है, ये तो पैरेलल प्लेट्स की बातें की हमने, बट कैपेसिटर में हमने देखा कि क्यू अगर यहाँ आया तो यहाँ पे -Q ही आता है, बिकॉज एक सेटअप है ना, इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने ही जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा चार्ज अंदर हो जाता है, मतलब बाहर चार्ज है ही नहीं, मतलब बाहर तो फील्ड होगी ही नहीं, और अंदर कितनी फील्ड होगी,
तो ये बड़ा प्लेट है ना, मतलब इनफाइनाइट शीट जैसे कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव की वजह से फील्ड डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव की वजह से भी फील्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये हम 2 इंटू सिग्मा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं इनफाइनाइट शीट का। तो फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गई अंदर। और बाहर तो बाहर के चार्जेस की वजह से ही होता है, बट बाहर तो चार्ज है ही नहीं, तो बाहर फील्ड ही नहीं होगी। तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखा। फिर हमने ये देखा कि बाहर के चार्जेस की वजह से ही बाहर फील्ड होती है और अंदर के चार्जेस की वजह से ही अंदर फील्ड होती है। एक दूसरे को वो इंटरप्ट नहीं करते। फिर हमने सिग्मा तो हमें लिखना आता है क्यू बाय ए। तो सीधा सीधा आ जाता है, तो ये याद रख, ये तो निकाल सकते हो ना। फील्ड हमें लिखना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू डाल दो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना। फिर ये रिलेशन हमें इलेक्ट्रोस्टैट से पता है, इसको इंटीग्रेट करके करोगे तो वी मिल जाएगा। और वी पता है उसको, ऐसे कर को हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैपेसिटेंस एट द एंड आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ ए एरिया है और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो बहुत छोटा है। कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, जियोमेट्री और मीडियम। मतलब कितना चार्ज दिया उसके ऊपर, क्यू दिया 2 क्यू दिया, वो तो मैटर ही नहीं कर रहा ना। ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, डी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जियोमेट्री पे कैसे करता है वो तो हमने देख लिया कैलकुलेट करके। और मीडियम पे कैसे करेगा, हम डाइलेक्ट्रिक में करेंगे। फिर एनर्जी एक कैपेसिटर की होती है, डेरिवेशन है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, ये याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है रेजिस्टेंस के उल्टा। इसमें हम कैसे करते हैं, अगर सीरीज में है उसमें हम कहते थे करंट सेम है हर इसमें, और फिर डेरिवेशन तो हमें आता ही है। तो इसमें हम कहते हैं सब में क्यू सेम है। और ये होता है क्यू बाई भी क्यू सेम है, मतलब सी भी सेम है सब में। तो तुम लिखो वी नेट इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3, क्यू 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 कट जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा। और सिमिलरली पैरेलल का भी वैसे ही आ जाएगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, बट ये याद रखना कि चार्ज सब में सेम है। और ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वो इनिशियली अनचार्ज हो। जब चार्ज होंगे तब क्या करेंगे, किया है आगे क्वेश्चन। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। वही हम कैसे लिखते थे, उसमें हम करंट लिखते थे V/R करके, इसमें हम Q लिखेंगे CV करके। तो इसमें हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो x-V1 × C1 प्लस x-V2 × C2 प्लस x-0 × C3, ये जीरो होना चाहिए। बिकॉज वही, जब उधर KCL था, इधर हम करंट की जगह चार्ज को कर रहे हैं। यही आया रिजल्ट, ऊपर भी यही दिखा है। तभी होगा जब इनिशियली अनचार्ज हो। फिर एक अर्थल नोड का कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, बट यही है, ये पॉइंट अर्थ का, अर्थिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे हमें 0 वोल्ट अज्यूम करना है और कुछ इफेक्ट नहीं है उसका। ये पहले भी सीरीज में ही थे, अभी भी सीरीज में ही है। Even if there is earthing between capacitors, they are still considered in series because no charge from circuit flows in the earth. मतलब अर्थ से भी सर्किट में चार्ज नहीं आता, सर्किट से भी अर्थ में चार्ज नहीं जाता। फिर इसके ऊपर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे एक, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है, फिर मैंने उसको एक और कैपेसिटर के साथ लगाया, मुझे हीट लॉस बताना है। तो इसमें होता है कि पहले हम इनिशियल चार्ज निकाल सकते हैं सीवी से। तो अब ये पूरे सर्किट में चार्ज उतना ही है बिकॉज ये तो इनिशियली अनचार्ज है, एक चार्ज था एक अनचार्ज है। अब ये तब तक फ्लो करता है जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। वी होता है मेरा Q/C। तो से इसके ऊपर x चला गया और इसके इससे x माइनस हो गया, 24 - x। तो 24 - x बाय उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा x/4। तो ऐसे हम इंडिविजुअली उसके ऊपर चार्जेस निकाल सकते हैं
और चार्जेस पर जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर से दोनों की एनर्जी भी क्लब कर सकते हैं। और फिर डेल्टा एनर्जी में इतना है कि वही हीट लॉस होगा। वही है। ये हम क्यू चार्ज निकाल लेंगे सर्किट का। क्वेश्चन है इफ फाइंड चार्ज फ्लो एंड वर्क डन बाय सेल। नहीं, एक्स इसमें से हमने मान लिया। इस पे हमने मान लिया कि बाहर की प्लेट पे इतना चार्ज और अंदर की प्लेट पे इतना चार्ज है, ताकि नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो हो जाए। क्योंकि कैपेसिटेंस पे नेट चार्ज जीरो रहता है, एक प्लेट पे प्लस क्यू रहता है, एक पे माइनस क्यू रहता है, और इनिशियली इसके पास 8 है। तो मैं मान लिया कि बैटरी से इसको 8 मिल गया, तो उसके ऊपर चार्ज ये हो गया। और अब हम केवीएल लिखेंगे। 10 वोल्ट माइनस, ये कैपेसिटर ने कितना कंज्यूम किया, x + 8/2। और माइनस ये कैपेसिटर ने कितना कंज्यूम किया, इधर से हमें x मिल जाएगा। मतलब हर कैपेसिटर पे हमें चार्ज पता है, तो ये पता चल गया कि चार्ज फ्लो कैसे हुआ। अब इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सेल होगा फाइनल एनर्जी प्लस हीट। ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पे हमने थोड़ा वर्क किया, तो उसमें थोड़ी उसकी फाइनल एनर्जी आई और बाकी हीट में निकल गया। तो हीट होता है मेरा कि जितना चेंज हुआ प्लस वर्क डन बाय सेल। ये याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट। ये हम निकाल सकते हैं सीवी, हाफ सीवी स्क्वायर से, ये हम हाफ सीवी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और इसमें शायद हीट नहीं निकालना था, इसमें वर्क डन बाय सेल निकालना था। मतलब हीट हम जीरो अस्यूम कर लेंगे, और फिर वर्क तो निकाल ही सकते हैं, दोनों को माइनस करते, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। वर्क होता है मेरा क्यूवी सेल के इसमें, क्यूवी, क्यू पता है, वी पता है सेल का, तो ऐसा आ जाएगा। यूनिक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनते नहीं। फिर अगर कभी ऐसा टाइप का मिला जहाँ पे दो स्विचेस हैं, और उसमें हम कह रहे कि पहले एक स्विच बंद किया, फिर दूसरा उसको चार्ज किया, फिर दूसरा बंद किया, हीट लॉस निकालना है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में रिजल्ट आता है हीट लॉस का हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखो, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा सा है और आंसर बहुत याद रखने लायक है ना। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये कहा गया कि ये याद रखो कि एक पहले बंद किया, उसको चार्ज किया, फिर दूसरा बंद किया और पहला जो लगाया था वो खोल दिया, तो हीट लॉस निकालना। तो पहले ये बंद किया, इसको चार्ज किया। हाँ। उप्स। हाँ, पहले ये बंद किया, ये चार्ज हो गया, फिर मैंने इसको खोल दिया और फिर ये वाला लगा दिया, तो मुझे हीट लॉस बताना है। फिर आरसी सर्किट, आरसी सर्किट ही है ये भी, ये भी आरसी सर्किट ही है। और ये करते हैं पहले कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें हम सेल में कैसे लिखते थे, E/R1 + E/R2/R1 +R2, ऐसे। बट इसमें तुम R1 की जगह C1 डालते, तो ये होता है E1C1 + E2C2/C1 + C2। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर में R है, वहाँ पे तुम C डाल दो। पैरेलल में ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। सी के तो निकालना आता ही है। और सीरीज में पोटेंशियल नॉर्मली ऐड हो जाता है। अब हाँ, पोटेंशियल नॉर्मली ऐड हो जाता है। और ये इसमें भी वैसे ही था, पोटेंशियल नॉर्मली ऐड हो जाता था और आर इक्विवेलेंट हमें निकालना आता था।
इसमें भी आर सी इक्विवेलेंट वैसे ही निकाल लें, बस पोटेंशियल निकालने की तरीके में 1/r1 की जगह हम C1 डाल रहे हैं। कॉम्बिनेशन में ऐसे कर सकते हैं, यही पे एनालॉजी लिखी है मैंने कि रेजिस्टेंस में ऐसे फॉर्मूला आता था पैरेलल में, बट सेल्स कैपेसिटेंस में पैरेलल में ऐसे आता है। तो हमने घोष सेल वाला मेथड पढ़ा था, 0 वोल्ट का सेल ऐसे उनका क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं। फिर है डाइलेक्ट्रिक्स और आरसी सर्किट। हेलो। तो बेसिकली हमने कैपेसिटर के बेसिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रिवाइज कर लिया था। हमारा आरसी सर्किट डाइलेक्ट्रिक्स और वो स्टार्टिंग के बेसिक स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बाकी है, तो हम वो कवर करते हैं। तो आरसी सर्किट में आरसी मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर का एक जॉइंट सर्किट बनता है। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसके फाइनल इक्वेशन। तो टी इक्वल टू 0 पे हम मान रहे हैं कैपेसिटर मेरा इनिशियली चार्ज है। फिर हम केवीएल लिखते हैं कि V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। आई को हम लिखते हैं डी क्यू बाई टी, और फिर इसको क्यू के साथ इंटीग्रेट मारते हैं। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ क्यू इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन हम तोड़ के स्टडी करते हैं, और ये इक्वेशन अनफॉर्चुनेटली याद रखनी है, बिकॉज इतना डिराइव करोगे इन करने को तो कर सकते हो, इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है। हाँ लाइक डिराइव करना है तो कर सकते हो, याद रही तो बेटर। केस 1, केस 1 हम मान लेते हैं कि मेरा Q0 0 मतलब इनिशियली डिस्चार्ज है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। Q और T का ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ तो हम बना सकते हैं, ये 0 है। Q और टाइम का ग्राफ बनाना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनना है नेगेटिव के साथ। बन रहा है एक्सपोनेंशियल मेरा ऐसे बनता है, नेगेटिव के साथ ऐसा बनेगा। बाकी एनालिसिस तो हम कर सकते हैं आई और क्यू का। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे डिराइव किया। हमने बेसिकली क्या किया, टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर चार्ज माना, उसका मैंने केवीएल का इक्वेशन निकाला, इंटीग्रेट मारा, और फिर इंटीग्रेशन को मैनिपुलेट करके आंसर आ जाता है। ठीक है, ग्राफ का एनालिसिस के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे मैंने नोट्स में अटैच किया। मैं इनिशियल एनर्जी 0। हाँ इनिशियल एनर्जी 0 बिकॉज ऑल्दो कैपेसिटर मेरा चार्ज है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर की इतनी एनर्जी हम कंसिडर नहीं करें। और फाइनल मेरी आती है वही हाफ सी वी स्क्वायर। जो मेरा हीट लॉस हो रहा है वो हो रेजिस्टेंस की वजह से रहा है, बट इज इंडिपेंडेंट उसके रेजिस्टेंस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मेरा कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है और मैं उसको टाइम विज इक्वल टू इन्फिनिटी तक चलाऊं, तो मेरा हीट लॉस होता है रेजिस्टर की वजह से। बिकॉज रेजिस्टर में इंटरनल कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और वो हीट लॉस करते हैं। बट हीट लॉस जो मेरा आता है वो रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। हाँ ऑफ कोर्स इनिशियली गलत लिखा है। इनिशियल एनर्जी ये होगी सी वी स्क्वायर, इनिशियल चार्ज है क्यू स्क्वायर बाय सी करके आ जाएगा।
इसके ऊपर क्वेश्चन भी एनालिसिस टाइप के बन सकते हैं, ग्राफ कैसा, ये एक चीज है याद रखने की, बाकी तो मेन इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अफेक्ट्स द ऑफ हीट लॉस बट नॉट द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। रेट अफेक्ट करता है बट कितना लॉस हुआ वो बस कैपेसिटेंस और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। फिर हम एक चीज डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट, जो हम आरसी कह रहे हैं, टाउ इक्वल टू आरसी। एक क्वेश्चन है कि हम जानना चाहते हैं कि 99% ऑफ टोटल चार्ज कब रीच करेगा मेरा। तो हम ऑफकोर्स 99/100 99% मान लेते हैं। इनिशियल चार्ज तो हमारा सीवी है, ये याद रखना है, दे रहे हैं तो इतना दे रहे हैं। फिर एक वो एनालिसिस याद रखना है, हीट लॉस होता है हाफ सीवी स्क्वायर। और फिर ये एक रिजल्ट, ये रिजल्ट तो याद नहीं रखना है बट इसका एनालिसिस याद रख सकते हो कि जब रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, कैपेसिटर मेरा इंस्टेंटली चार्ज होता है और हाफ सीवी स्क्वायर मेरा स्पार्किंग में उड़ जाता है। मतलब रेजिस्टेंस हो या ना हो, लॉस तो इतना ही होगा, हाफ सीवी स्क्वायर का। और ये हाँ, ये क्यू 1/2, ये क्यू स्क्वायर वाले इससे नहीं आता, वर्क डन बाय सेल होता है क्यू वी, और क्यू है मेरा सी वी इंटू वी, तो ये सी वी स्क्वायर वैसे आता है। सॉरी। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है, तो हम मान रहे हैं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी में मेरा चार्ज जीरो हो जाए, जिसमें भी हीट वही आ रहा है। हम्म। इसलिए एक क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस रेडियस सेल, कैपेसिटेंस रेडियस नहीं सर, रेजिस्टेंस सेल को हम सिंप्लीफाइड सर्किट में डालेंगे पहले। ठीक है, पहले इसको अ, हाँ श्योर। क्वेश्चन में हमें निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टेडी स्टेट। करंट निकाल लिया, करंट हमें चल रहा है। और एक स्टेडी स्टेट में एनालिसिस ये होता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाता है स्टेडी स्टेट पे, मतलब उसके ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, और स्टेडी स्टेट में मतलब ब्रांच इग्नोर कर दो ना ये। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, सीरीज में ही है। रेजिस्टेंस निकाल के हमने करंट निकाल लिया। अभी ये और ये, कलर चेंज करता हूँ, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में निकाल सकता हूँ, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूँ यार करके। इसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसके अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमें सी पता है, बी पता है, तो हम इसके अंदर चार्ज से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन आ सकता है अच्छे एग्जाम में कि स्टेडी स्टेट में इससे करंट नहीं जाएगा, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो पूरे करंट, सीरीज में करंट निकाल लिया, तो इस करंट से हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसमें और इसमें होगा, मतलब इसका इसमें और इसमें तो हमें सी पता है, बी पता है, तो हम क्यू तो निकाल ही सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी करेंगे। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। स्टेडी, इसका मोटिव यही है डालने का, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करता, मेन ऑब्जेक्टिव वही है क्वेश्चन का। दिस इज व्हाई आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, बिकॉज ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि हम कभी कभी, हमें तो इसके लिए पता है ना इक्वेशन, ट्याव 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 ट्याव, और यहाँ पे एक सेल है, इसके लिए पता है, इसके लिए हम डिराइव कर सकते हैं, बट ऐसे इसमें क्या करें, तो इसमें हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
इसको हम पहले कंबाइन कर सकते हैं, ये तो हमें आता है। ऐसा कुछ आएगा। फिर हम ये C1 और C3 कंबाइन कर लेंगे, ये भी हमें आता है। स्टैंडर्ड हमने C निकाल लिया और उसको हमने इक्वेशन में डाल दिया। उसमें क्या है, Q0 × 1 - e⁻t/टाउ। इजी क्वेश्चन, बट मोटिव यही है कि अगर हमें ऐसा इसका पूछ लिया जो हमें नहीं पता, तो उसको सिंप्लीफाई करके तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसका हमें पता है। ये हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन। फिर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब एक मीडियम है, उसके अंदर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करो तो ना पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस होता है वो मीडियम के अंदर। मतलब डायपोल जैसे ही हो गया, डायपोल में भी तो ऐसे ही होता है, दो अपोजिट पोल के चार्जेस बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो ये भी वैसा ही कुछ है। तो इनकी भी इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। ई इंटरनल इधर से इधर लाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ई ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाय के माइनस ई एक्सटर्नल, बिकॉज अंदर की फील्ड और बाहर की फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। बस जो, अच्छा इसके अंदर फील्ड निकाले ना, अंदर एक फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। ये समझे। ई इंटरनल होगा मेरा ई एक्सटर्नल बाय के, जो फैक्टर से वो इंटरनल इसकी है माइनस ई एक्सटर्नल। ये और ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो फील्ड होगी इससे इंटरनल। तो ई इंटरनल को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल बाय सम फैक्टर के। और ये के को ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेगेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस। के इक्वल टू 1 होता है वैक्यूम के लिए, और कंडक्टर के लिए इंफिनिटी पे जाता है। मैं ये याद रख सकता हूँ, न्यू कैपेसिटेंस बाय ओल्ड कैपेसिटेंस का रेशियो के होता है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक तब ऐड किया जब कैपेसिटर मेरा पहले से सर्किट में कनेक्टेड है, तो डाइलेक्ट्रिक का कुछ भी नहीं होता इफेक्ट। क्यों? तो मेरा ई एक्सटर्नल ई नेट होता है ई एक्सटर्नल बाय के, ई एक्सटर्नल होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय के। क्यू होता है मेरा के सी इंटू वी, क्यू भी होता है सी भी होता है, तो के से के कट ही रहा है मेरा, तो अनअफेक्टेड है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ओनली व्हेन नॉट यूज्ड इन सर्किट। तो ये कंपैरिजन है जब सर्किट में है और जब आइसोलेटेड है। तो चार्ज से मैं फील्ड, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और म्यू सब चेंज हो रहा है इसमें। क्यू चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं होता अभी तो देखो, एरर है वहां पे। तो बस क्यू चेंज होता है जिसकी वजह से बाकी कुछ चेंज नहीं होता था। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे डायपोल बने तो जमा हो जाएंगे ऐसे 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 करके, तो उनकी वजह से एक चार्ज डेंसिटी आएगी। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, ये डेरिवेशन है। एट द एंड आता है सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 - 1 बाय के। जैसे मेरा ई आया था ई इंटू 1 - 1, 1/k - 1, ये बस उसका नेगेटिव।
ये अ, हाँ ये एक फैक्ट है। मतलब ऑफ कोर्स ट्रैक तो कुछ होता नहीं फिजिक्स में, हर चीज का लॉजिक होता है। बट डाइइलेक्ट्रिक के सरफेस पे ही चार्ज होता है, उसके वॉल्यूम में कुछ चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। सीधा सीधा लॉजिक है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक। ओके, हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। यू इनिशियल हम लिख सकते हैं, यू फाइनल हम लिख सकते हैं। वर्क होगा मेरा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और स्लोली वर्क में मेरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो जीरो ही होना है। और इसमें वर्क मेरा नेगेटिव आता है। मतलब ये डालने से मेरा सिस्टम ही काम कर रहा है, और मेरी सिस्टम लूज कर रही है एनर्जी, और सिस्टम एनर्जी लूज कर रही है तो सिस्टम स्टेबल हो रहा है ना। बिकॉज ये पॉजिटिव इसको ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, बट ये आ नीचे रहा है तो फोर्स के अपोजिट काम हो रहा है, तो वर्क तो नेगेटिव आना ही था। अब हमने देख लिया वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे निकालते हैं। सेम, एग्जैक्ट सेम चीज। ये एक ट्रिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स में यूज करते हैं। कि अगर मैंने कभी मेटल स्लैब डाल दिया, यू कैन कंसिडर देम टू इन पैरेलल। और ये डी डिस्टेंस का है, इतना तुम निकाल सकते हो एक्स, इतना तुम निकाल सकते हो और उसको सीरीज में ऐड कर दो। तो ये इतना पार्ट सीरीज में और इतना पार्ट सीरीज में, तो तुम्हें पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। हम कर सकते हैं। इजी है, ये याद नहीं रहोगे तो भी निकालना तो इजी है। एंड ये एक फैसिनेटिंग चीज है, मैंने समझ गया रिमेम्बर क्यों लिखा है। कि ये एक्स के इंडिपेंडेंट है, कि मैं इधर लगाऊं ये चीज मैं इधर या चिपका दूं, या इधर चिपका दूं, या इधर चिपका दूं, कहीं पे भी चिपका दूं, मेरा कैपेसिटेंस सेम आ रहा है एज लॉन्ग एज उसकी थिकनेस सेम है। हम्म। क्लियरली प्लेसमेंट ऑफ स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। बात देखिए, डाइइलेक्ट्रिक इन सीरीज, ये हमारा एक सीरीज का स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है। इजी है। ये एक इमेजिन करो इमेजिनरी मेटल स्लैब, और इनको सीरीज में ऐड कर दो। इजी, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके ऊपर सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ वो सिग्मा इंटू वन माइनस वन बाई के से। के पता है तो इधर क्या आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, और इनको वेक्टर ले ऐड कर दो तो बीच की भी आ जाएगी। एंड चार्ज डेंसिटी और इंटरफेस पे ही निकालना था, निकाल लिया। इसलिए फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टफ क्वेश्चन में आएगा क्योंकि याद थोड़ी रहता है बहुत लोगों को। पैरेलल में हमारा कुछ ऐसे दिखता है, और इमेजिनरी प्लेट हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तब हमारा ये और ये जंक्शन देखो, इसका तो बताओ, चलो ये पॉइंट तुम ए मान लो और ये इक्वी पोटेंशियल है तो ये भी ए होगा। ये पॉइंट तुम बी मान लो तो ये भी इक्वी पोटेंशियल, ये भी होगा। तो दोनों ए बी में तो पैरेलल में जुड़े हैं, कैपेसिटेंस इनका सीधा ऐड हो जाएगा। डेल्टा भी अक्रॉस देम मस्ट बी सेम। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने सोल्यूशन गलत दिया है बट करते हैं चलो। मैंने क्या किया है, लेट्स सी की ग्रो बताते हैं। हाँ मैंने K1 और K3 को सीरीज में माना और K2 और K4 को सीरीज में माना।
K1 K3 K2 K4। बट इनमें चार्ज सेम थोड़ी होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज हो इस पे डिपेंड करता है और इसके ऊपर कितना चार्ज हो इस पे डिपेंड करता है। तो हम ये गारंटी से तो नहीं कह सकते ना कि सीरीज में। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है और ये वापस ए है, तो K1 K2 सीरीज में है और K3 K4 सीरीज में है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल में है। ये हम जरूर कह सकते हैं। ये गलत दिया है मैंने, एक्सपेरिमेंटेशन में हो जाता है। समझ गए ना? ये ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, तो ऐसे कुछ बड़ा सा आ जाएगा और ये दोनों आपस में पैरेलल है। If dielectric of K equal to 3 is slowly uncertified work done by the cell capacitance दे रखा है। अच्छा, ऐसा कुछ इंसर्शन किया है मैंने, इधर और इधर डाला है। इसका बाय इसका रेशियो, इसका बाय इसका रेशियो, तो इसको इग्नोर कर दो। नेट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, वी तो मेरा सेम ही है। तो इनिशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, फाइनल एनर्जी निकाल सकता हूँ। ये भी व्हीटस्टोन ही है। और इनिशियल माइनस फाइनल कर दूंगा तो मुझे वर्क मिल जाएगा। सी नेट निकाला, इनिशियल निकाला, सी नेट निकाला, फाइनल निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें वर्क मिल गया। ये एक है डेरिवेशन बड़ा सा। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, ये डायरेक्शन हमने ये देख लिया, फोर्स लगता है, बट कितना लगता है डेरिवेशन है। बट फाइनल रिजल्ट आता है मेरा एप्सिलॉन नॉट ए बी 1 - KV² बाई 2D। ये अनफॉर्चुनेटली याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। एप्सिलॉन नॉट B 1 - K/2D V²। जिसको ऐसे भी याद रख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट B 1 - K/D V², हाफ C V²। और एप्सिलॉन नॉट D पे तो पता है, तो हम एरिया को बस मान लो 1 - B × 1 - K, सच दैट B है मेरा डाइलेक्ट्रिक की लेंथ। H मेरा यूज नहीं हुआ ना फाइनल रिजल्ट में, नहीं H कट गया। B है मेरी डाइलेक्ट्रिक की लेंथ और ये है उसकी विड्थ। क्या है, था हाफ एप्सिलॉन नॉट/D B × 1 - K V²। ये फोर्स है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये एनर्जी नहीं है, फोर्स है। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट एज V इज वेरिएबल इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। इफ बैटरी इज कनेक्टेड V कांस्टेंट, अब F कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर काइनेमेटिक्स क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना, ये फायदेमंद है। एक सीधा सीधा इफेक्ट होता है, दो प्लेट में अगर ऐसे ऐसे चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में फील्ड ऐसे तो होती ही है, बट ऐसे करके भी फील्ड उनके बीच में होती है। इसको हम कहते हैं कर्व फील्ड, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। फिर लास्ट टॉपिक ऑफ हमारे कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वी ए होगा हमारा K/Q/R, होता है हमारा पोटेंशियल। K/Q/A - K/Q/B होगा। अगर इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू होना चाहिए, इधर माइनस क्यू है, तो इधर जीरो होना चाहिए, बिकॉज ये अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू तो इधर माइनस, इधर प्लस क्यू तो इधर माइनस क्यू, और उधर माइनस क्यू तो इधर जीरो। तो हमने पोटेंशियल लिखा, बी का पोटेंशियल लिखा, तो जीरो है। तो उसके अंदर वैसे भी चार्ज तो है नहीं, तो जीरो ही आना था।
वोल्टेज लिखते हैं और फिर क्यू बाई वी करके कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो इसका रिजल्ट आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। दैट ये बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस है, ये याद रखना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। आइसोलेटेड स्फीयर में मेरा अंदर का स्फीयर है, बाहर का एग्जिस्ट नहीं करता, तो बी को तुम इन्फिनिटी टेंड करा दो, इसका डेरिवेटिव ले लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाय माइनस ए, तो नेट माइनस माइनस ए कट जाएगा ना, ये कांस्टेंट है, तो बस बी बी के रिस्पेक्ट में हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं, बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैसे करेंगे? तो हमने दो पेयर ऑफ इसका निकाला था, और उसमें हमें बाहर का नहीं चाहिए, तो बाहर वाला इन्फिनिटी पे टेंड करवा दो स्पेरिकल में। सिलेंड्रिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं कि ये होता है 2 k लैम्डा बाय आर। लैम्डा की वैल्यू डालो और के की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम्म। तो हम एक इंटीग्रेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, 2 k लैम्डा बाय आर डी आर। लैम्डा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो इसको एक इंटीग्रेट करो, एल एन में आएगा। के की वैल्यू डाल दो और लैम्डा की वैल्यू डाल दो। लैम्डा होगा मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा हमने, हाँ ठीक है। हम्म। ए छोटे वाले का रेडियस है, बी बड़े वाले का रेडियस है, आर मैंने कुछ जनरल माना है, और ये एल है, इसलिए ये रिजल्ट आता है फाइनल। याद नहीं रखोगे तो भी ठीक है, डेरिव कर सकते हो, बट वो याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का होता है 2 k लैम्डा का। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थोड़ी है, इसकी लेंथ है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस किया। तो ये रिवाइज कर लेना, बाकी तो डेरिवेशन इजी है। तो दैट्स इट। आई नो थोड़ा रश्ड वीडियो लगा होगा, बट मेन हाई टॉपिक वेटेज जो थे, कैपेसिटर सर्किट्स, कैपेसिटर के बेसिक्स, उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दी थी। एक ये रह गया था, आरसी सर्किट पे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन बनते हैं, बट डाइलेक्ट्रिक हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर किया है। सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, फोर्स कितना लगता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। So yeah, that's it for this video of capacitor, and thank you. Keep studying. Bye.